गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था ऑन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमने पहला सेक्शन 22 पढ़ा था। क्या था 22? कितनी कंडीशंस है वो सेक्शन के अंदर? अगर वो तीनों कंडीशंस क्या हो जाएगी तो ही आपको टैक्स लगेगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कंडीशन नंबर 1, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ buildings or land appurtenant thereto. Second condition, you should be owner of the property and owner should not use the property for अगर ये तीन कंडीशंस क्या हो जाएगी तो ही आपको टैक्स लगेगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको रेंट मिल रहा है फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट तो टैक्स कहां लगेगा? सबलेटिंग से अगर इनकम आ रही है तो टैक्स कहां लगेगा? अदर सोर्सेस। आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव किया या कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव किया, दोनों केस में कैन आई से आपको टैक्स हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही लगेगा। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? जिस ईयर में भी रेंट ड्यू हो जाएगा, सो आपको टैक्स लगेगा ऑन ड्यू बेसिस। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोविजन डिस्कस किया था सेक्शन 23 जो था कंप्यूटेशनल प्रोविजन। कंप्यूटेशनल प्रोविजन के अंदर एलओपी, एसओपी एंड डीएलओपी। मैक्सिमम आप कितनी एसओपीज रख सकते हो? अगर 2 से ज्यादा आप लोगों ने एसओपी रखी है तो डीएलओपी का कॉन्सेप्ट आएगा। अब पहले तो एलओपी का जो फॉर्मेट था वो याद करो। तो एलओपी के केस में आप लोग स्टार्ट करोगे विथ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से क्या माइनस करोगे? विच इज पेड बाय ओनर। फिर क्या मिलेगा आपको? नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से क्या माइनस करोगे? पहला डिडक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? एंड 24 इंटरेस्ट ऑन। अच्छा, वो पेमेंट बेसिस के ड्यू बेसिस। फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, नील तीनों आ सकता है। फिर आ रहा था एसओपी। एसओपी का फॉर्मेट स्टार्ट कहां से होता है? क्या लेना है? एनएवी, नील। तो एक ही चीज बची, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आएगा वो? तो आपको जो भी इंटरेस्ट होगा वो माइनस करके फाइनल आंसर ले लेना है। फाइनल आंसर या तो नील होगा या तो नेगेटिव। और ये इंटरेस्ट आपको माइनस करने नहीं मिलेगा अंडर 115 BAC। डीएलओपी का फॉर्मेट सेम एज एलओपी। अच्छा, अब हम जीएवी पे जाते हैं। तो जीएवी में 3 स्टेप्स में आपका आंसर आएगा। स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट, जो आएगा 3 चीजों को कंपेयर करके। पहला, कंपेयर विथ फेयर रेंट विच एवर इज, उसको कंपेयर करो विथ विच एवर इज लोअर। यह आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे? एक्चुअल रेंट लोगे फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। और उसके बाद अगर वेकेंसी नहीं है तो स्टेप नंबर 3 इज जीएवी विच इज 1 or 2 विच एवर इज हायर। 1 or 2 विच एवर इज हायर। एंड अगर वेकेंसी है तो स्टेप 3 में क्या करोगे आप? स्टेप 2 में वेकेंसी रेंट ऐड करके चेक करोगे कि आपको और कितना रेंट मिल सकता था। अगर आपका स्टेप 3 इज मोर देन और इक्वल टू स्टेप नंबर, देन स्टेप नंबर 2 is your GAV, otherwise step number 1 is your GAV। अब मेरा क्वेश्चन, म्युनिसिपल टैक्स अभी ड्यू हो चुका है, पे नहीं किया है, मिलेगा डिडक्शन? टेनेंट ने पे किया, मिलेगा? लास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स इस साल भला मिलेगा? फ्यूचर का म्युनिसिपल टैक्स इस साल भरा मिलेगा? मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स हम पे किसको करते हैं? म्युनिसिपल Recording stopped. कॉर्पोरेशंस को, दैट इज लोकल अथॉरिटीज को। एंड वो लोग हमसे ये टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं? तो इट इज सम परसेंटेजेस ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। याद आया? फिर उसके बाद कल अपना जो डिस्कशन था वो था ऑन इंटरेस्ट
कि कल हमने पूरा एक नोट डिस्कस किया था इंटरेस्ट के ऊपर, जिसमें आप याद करोगे तो आपको हम इंटरेस्ट माइनस करने तभी देंगे व्हेन लोन इज टेकन फॉर फिर आपको इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे माइनस करने मिलेगा। फिर उसके बाद ब्रोकरेज एंड कमीशन अगर आपने एजेंट को पे किया है मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नया लोन लिया टू रीपे ओल्ड लोन, इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन मिलेगा। अब एलओपी डीएलओपी के केस में कोई लिमिट नहीं है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, बट एसओपी के केस में क्या है? लिमिट। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैक्सिमम, और नहीं हुई तो मैक्सिमम। ये जो 30 और 2 लाख की लिमिट है, ये एक घर के लिए कि दोनों घर का मिला के लिमिट है? मिला के लिमिट है। अच्छा, उसके बाद अब कंडीशंस 4 थी। पहला कंडीशन, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर आर एंड आर, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन फ्रॉम द end of the financial year in which loan is taken, and last condition interest certificate होना चाहिए। बराबर दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन में चारों कंडीशन ना दी हो तो अज्यूम कर लेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बराबर। फिर उसके बाद हमने कल एक डिस्कशन किया था PCPI, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब उसमें हमें 3 चीजें चाहिए, अमाउंट, रेट, ड्यूरेशन। अमाउंट और रेट कहने से आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ड्यूरेशन अपने को फाइंड करना था। तो स्टार्ट डेट क्या था ड्यूरेशन का? डेट ऑफ टेकिंग और विच एवर इज लेटर, एंड एंड डेट जो था कहने से जिस साल में कंस्ट्रक्शन, उसके पहले जो 31 मार्च गया होगा वो। मैंने आपको एक लाइन याद रखने बोली थी कि जिस साल में कंस्ट्रक्शन उस साल के इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, सारी पोस्ट में डाल देंगे। बराबर। अब कल मैंने आप लोगों को जाते जाते एक सम दिया था हाउस प्रॉपर्टी का, मैंने बोला था ये सम सॉल्व करके आना है। गणेश वाला क्वेश्चन था, जिसके पास कितने घर है और तीनों क्या रखे उसने, तो अब हम कितने एसओपी रख सकते हैं एज पर एक्ट, और बाकी की एक क्या बन जाएगी, तो कौन से 2 घर एसओपी होंगे और कौन सा एक घर, उसके लिए कहने से अपने पास ये सब में 3 ऑप्शंस थे अलग अलग। पहले ऑप्शन में आप एसओपी और डीएलओपी ले सकते हो, या फिर एसओपी डीएलओपी एसओपी ले सकते हो, या फिर डीएलओपी एसओपी ले सकते हो। बराबर। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। अब ध्यान से सुनो। अब अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, तीनों घर को मुझे एक बार तो डीएलओपी लेना ही है तीनों ऑप्शन में। बराबर। सो अब तुम सॉल्यूशन देखोगे ना फ्रेंड्स। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम ईच हाउस प्रॉपर्टी अज्यूमिंग दे आर डीम्ड टू बी लेट आउट। मतलब पहले हमने क्या किया है, तीनों घर को क्या है ना, बार बार फॉर्मेट ना बनाना पड़े ना, इसीलिए अपन ने तीनों घर को क्या बना दिया पहले, डीएलओपी। अब डीएलओपी में आप याद करोगे तो आपका फॉर्मेट स्टार्ट होगा फ्रॉम ग्रॉस, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैंने आपको पहले भी बोला था, क्या, एक्सपेक्टेड रेंट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा, तो देखो ये म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज कंपेयर विथ विच एवर इज लोअर। तो आपका देखो म्युनिसिपल वैल्यू 350, 360 एंड 375, ये 3 आपका क्या हो जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यू, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट, और लेस कर दो म्युनिसिपल टैक्स,
तो जो आपको दिया गया है यहां पे इन परसेंटेज फॉर्म, यू विल अप्लाई दिस परसेंटेजेस ऑन एनएवी मिल गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन 55 है और यहां पे 175 है। डीएलओपी में तो कोई लिमिट नहीं होती है इंटरेस्ट के ऊपर, तो 55 175 पूरा मिल जाएगा। ये आपका, अगर पहले घर को हमने डीएलओपी लिया तो ये आंसर, सेकंड घर को डीएलओपी लिया तो ये आंसर, और थर्ड घर को डीएलओपी लिया तो ये आंसर। चलो अब अपने पास ऑप्शंस देखने हैं क्या क्या है। हमने सब घर को डीएलओपी लेके आंसर निकाल लिए हैं। अब व्हाट इज ऑप्शन नंबर 1? ऑप्शनल स्कीम की पहले बात करते हैं, डिफॉल्ट को साइड में रखो। ऑप्शन नंबर 1 इज हाउस 1 एसओपी एंड हाउस 2 एंड हाउस 3 डीएलओपी। अच्छा, अगर हाउस 1 को मुझे एसओपी लेना है तो कहने से उसमें तो एक ही चीज मिलेगी मुझे माइनस करने, इंटरेस्ट, और हाउस 1 की इंटरेस्ट तो है नहीं, तो हाउस 1 का आंसर हो गया नील। हाउस 2 में भी कहने से इंटरेस्ट ही मिलेगी, बट हाउस 2 में आप देखोगे तो आपने लोन लिए फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स, तो आपको 30 मिलेगा 55 के बदले। एंड हाउस 3 को डीएलओपी मानना है, और डीएलओपी का आंसर आपने यहां पे ही निकाल लिया है 73,640। तो ये देखो आ गया 73,640। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज ऑप्शन नंबर 1। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन 1, एसओपी, एसओपी एंड डीएलओपी, इसमें आप लोगों को ये जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें आंसर क्या आ रहा है? तो उसमें आपका आंसर आ रहा है 43,640। चलो अब ऑप्शन नंबर 2 देखो जरा, हाउस 1 एसओपी एंड हाउस 3 एसओपी एंड हाउस 2 डीएलओपी। तो डीएलओपी का तो आंसर ऊपर से आ जाएगा ना, एसओपी का आंसर नील, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं हाउस 1 में, एंड हाउस 3 में एसओपी में आंसर 1,75,000, क्योंकि पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1840। और ऑप्शन नंबर 3 में हाउस 2 एंड हाउस 3 को अगर हम क्या लें, एसओपी, एंड हाउस 1 को डीएलओपी ले, तो हाउस 1 का आंसर आ जाएगा 2,19,800। हाउस 2 को आपने एसओपी लिया तो इसकी इंटरेस्ट 30 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी क्योंकि रिपेयर्स के लिए है। इसकी इंटरेस्ट 175 पूरी मिलेगी क्योंकि लिमिट 2 लाख है। दोनों मिला के देखोगे ना तो 2,05,000 हो रहा है, क्या नहीं से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अप टू 2 लाख ओनली। और ये हो गया 19,800। पता है कल मैंने आपको वो इंटरेस्ट का नोट जो पढ़ाया था उसमें एक पॉइंट लिखाया था, कंडीशन एक घर में सेटिस्फाई हुई दूसरे में नहीं हुई, तो दूसरे घर का 30, पहले घर में 2 लाख, और दोनों मिला के क्या नहीं से 2 लाख ही मिलेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है मुझे बताएंगे आप लोग? ऑप्शन 2 बेटर है। एंड नाउ डिफॉल्ट स्कीम, तो थोड़ा दिमाग चलाओ यार। डिफॉल्ट स्कीम में मैं क्या बोल रहा हूं समझो ना, यही डिफॉल्ट स्कीम है। तो हाउस 1 नील, हाउस 2 नील, 73,640, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम में तो इंटरेस्ट मिलती ही नहीं है ना एसओपी की। अच्छा, इसका आंसर नील 176,840 एंड यहां पे नील, और यहां पे 219,800 नील एंड नील। बैठा दिमाग में? तो वो आपका ऊपर डीएलओपी का आंसर है, सॉरी डिफॉल्ट स्कीम का आंसर है। तो डिफॉल्ट स्कीम में विच ऑप्शन इज बेटर? ऑप्शन 1 इज बेटर, क्योंकि उधर आपकी इनकम कम आ रही है। एंड ऑप्शनल स्कीम में विच ऑप्शन इज बेटर? ऑप्शन 2 इज बेटर। अब जो भी आपके डाउट्स हो वो पहले बोल सकते हो। केस 3 में सर 175 डिडक्ट क्या मिला? ओके देखो आप है ना ये पढ़ने में गलती कर रहे हो। आप इधर बोल इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनीज बोरोड इन अप्रैल 2016 फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब आपने इस दिन खरीदा है प्रॉपर्टी एंड इसी दिन लोन लिया था। इधर 5 साल वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, जिस 5 साल के अंदर ही खरीद लिया है, जिस साल में आपने लोन लिया उसी साल में परचेज भी हो चुका है। आपने उस साल की जो लोन है उसका इस साल इंटरेस्ट आ रहा है 175, ये मीनिंग है वो चीज का, समझा? चलो और कुछ डाउट?
जूम पे जो था क्लियर है हर्षित? ओके, कुछ डाउट और? तुमने सॉल्व किया ये सम? पक्का समझा? 8 मार्क्स के लिए ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, 8 मार्क्स। अमाउंट्स थोड़े बहुत अलग होंगे बट 8 मार्क्स के लिए सिमिलर क्वेश्चन कि 3 प्रॉपर्टी है और तीनों की तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। चलो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, अब मैंने आपको बोला था हाउस प्रॉपर्टी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, दैट वाज फॉर्मेट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वेकेंसी का। कल के लेक्चर में मैंने आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई, इंटरेस्ट। पूरा इंटरेस्ट पे डिस्कशन किया कल अपन ने। आज टाइम है थर्ड चीज पढ़ने का जो इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझ गए तो आपका हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, मेजर चैप्टर खत्म हो गया, जो डिफिकल्ट एरिया है। बाद में थोड़े बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अपने को डिस्कस करने हैं, वो अपन कल के लेक्चर में करेंगे। आज तो अपना पहला डिस्कशन जो है वो थर्ड पॉइंट के ऊपर है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब जो पॉइंट करवाने जा रहा हूं और जो फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मेट और ये सेकेंड लेक्चर में इंटरेस्ट, ये सब अब क्लब होके आने वाला है एग्जाम में। जो भी सम आएगा ना उसमें आज का वाला कॉन्सेप्ट तो होगा ही। सो अब थोड़ा सा आपके साइड से ध्यान मुझे ज्यादा चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो चीजें इजी हो जाएगी। 5 से 6 एग्जाम्पल्स दूंगा ये कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो बराबर से समझो ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी या तो एलओपी होगी या तो प्रॉपर्टी एसओपी होगी। सी, प्रॉपर्टी कभी भी डीएलओपी नहीं होती है। हां, अगर आपके पास 3 एसओपी हुई तो डीएलओपी का कॉन्सेप्ट आएगा। डीएलओपी कभी भी प्रॉपर्टी नहीं होता है। प्रॉपर्टी या तो लेट आउट होगा या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है कि हमें प्रॉपर्टी पे कौन से प्रोविजंस लगाने हैं। एक प्रॉपर्टी है, उस पे एसओपी के प्रोविजंस कब लगेंगे और एलओपी के प्रोविजंस कब लगेंगे। तो अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एसओपी को डिफाइन किया गया है कि एसओपी प्रॉपर्टी हम किसको बोलेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि अगर प्रॉपर्टी ये डेफिनेशन में फॉल हो गई तो वो बनेगी एसओपी, अगर डेफिनेशन में फॉल तो वो बन जाएगी एलओपी। और डेफिनेशन में अगर 3 प्रॉपर्टीज फॉल हो गई एसओपी के तो कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा? डीएलओपी का कॉन्सेप्ट आएगा, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। बैठा दिमाग में, बैठा आपके? सो अब मैं आपको सिखाने क्या जा रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एसओपी कब माना जाएगा या प्रॉपर्टी एलओपी कब माना जाएगा, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। डेफिनेशन अपने को एक ही चीज का दिया है, कौन सा? एसओपी का डेफिनेशन है। तो जो भी प्रॉपर्टी एसओपी के डेफिनेशन में फॉल हो गई वो एसओपी, नहीं हुई वो एलओपी। बराबर। अब हम एसओपी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को बोलेंगे, तो ध्यान से समझो। केस ए, there is one property and this property, if it is self occupied throughout the year, it means for entire previous year this property is self occupied, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को एसओपी प्रॉपर्टी समझ सकते हो। सो प्रॉपर्टी एसओपी कब बनेगा? व्हेन इट इज
सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, या फिर सेकेंड केस, देयर इज वन प्रॉपर्टी, समझो कि दिस प्रॉपर्टी फॉर सम टाइम इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड देन दिस प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट, वाई? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ ओनर एट सम अदर प्लेस, एंड इसीलिए ये प्रॉपर्टी बंद पड़ा था। समझो, भाड़े पे नहीं दिया है। दिस प्रॉपर्टी इज वेकेंट नाउ, बट वेकेंट मतलब क्या? कि आप कहीं और जा रहे हो बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस एंड प्रोफेशन। ऐसी प्रॉपर्टीज को भी आप एसओपी समझ सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मुंबई में एक घर है एंड दिस हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर लेट अस अज्यूम 6 months एंड देन यू आर ट्रांसफर्ड टू पुणे। आप यहां पे जॉब कर रहे थे लेकिन आपकी कंपनी ने आपको पुणे शिफ्ट कर दिया, तो आपने मुंबई वाली प्रॉपर्टी क्या कर दी? बंद रखी। तो आप क्या मुंबई वाले घर पे भी एसओपी प्रोविजंस लगा सकते हो? आंसर इज यस। या फिर समझो कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो इन बैंगलोर एंड आप अभी कहां चले गए हो? बैंगलोर चले गए हो, मुंबई वाली प्रॉपर्टी आपने बंद कर दी है, तो भी आप उसको एसओपी समझ सकते हो। क्लियर? And third point, if suppose there is one property, now some part of the property is self-occupied throughout the year, then only this part is considered as what? SOP. इस part को हम SOP समझेंगे, but वो self-occupied होना चाहिए throughout the year. For entire previous year it should be self occupied. बराबर? अब अगर आपकी प्रॉपर्टी ये ए, बी और सी केस में से कहीं पे भी फॉल हुई तो ही आप उसको एसओपी समझोगे, नहीं तो गवर्नमेंट बोलता है अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी यहां पे फॉल नहीं हुई ना, हम तो समझ लेंगे कि इट इज लेट आउट। क्या समझ लेंगे हम? लेट आउट। हमने प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दी है, लेट आउट समझ लेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूं, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल नंबर 1, एक प्रॉपर्टी है। नाउ दिस प्रॉपर्टी फॉर 9 months it was self occupied and for 3 months it was let out। 3 महीने के लिए भाड़े पे थी और 9 महीना सेल्फ ऑक्यूपाई रखी। सोच के मुझे बताओ, क्या ये प्रॉपर्टी ये ए, बी और सी में से कोई भी पार्ट में फॉल हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। सब लोग अग्री कर रहे हो नहीं हो रही है? तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को अब हम क्या मानेंगे? परफेक्ट, हम इसको लेट आउट मान लेंगे। इस पे हम कौन से प्रोविजंस लगा देंगे? लेट आउट के। गवर्नमेंट बोल रहा है कंसिडर दिस प्रॉपर्टी एज लेट आउट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को लेट आउट ही मानना है। बोलो समझा? एग्जाम्पल नंबर 2, एक प्रॉपर्टी है 364 days property was self occupied and for 1 day it was let out। हम इस प्रॉपर्टी को क्या मानेंगे? लाउडर, लेट आउट मानेंगे। हम समझेंगे ही नहीं कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब इस पे प्रोविजंस कौन से लगाएंगे? लेट आउट के। सी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तब नहीं आती है जब प्रॉपर्टी 12 महीने लेट आउट है, 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है। प्रॉपर्टी इस तरह से आएगी ना तो प्रॉब्लम है कि 364 डेज हम रहे, एक दिन भाड़े पे दिया, अब प्रोविजन लगाने कौन से इस पे? तो लेट आउट के लगाने हैं। और भी बहुत कुछ है डिस्कशन में। एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से सुनना।
अगर समझो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, 6 महीना प्रॉपर्टी वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 months it was let out, and 3 months it was vacant. कौन से प्रोविजंस लगेंगे? लेट आउट. एग्जाम्पल नंबर 4, एक प्रॉपर्टी है, 70% एरिया ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, 30% एरिया 6 months के लिए इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड, 4 months के लिए इट वॉज लेट आउट, एंड 1 month के लिए 2 months के लिए इट वॉज वेकेंट. कौन से प्रोविजंस लगाओगे? 70% पे एंड 30% पे. परफेक्ट. एलओपी. एग्जाम्पल नंबर 5, समझो एक प्रॉपर्टी है जिसमें ग्राउंड फ्लोर है एंड फर्स्ट फ्लोर है, इक्वल एरिया है दोनों में, ग्राउंड एंड फर्स्ट दोनों इक्वल एरिया है. ग्राउंड फ्लोर is self-occupied for entire year, whereas first floor 6 months it was self-occupied and 6 months it was let out. ग्राउंड फ्लोर पे एंड फर्स्ट फ्लोर पे गया भेजे में. तुम आइडेंटिफिकेशन समझ गए, पहले प्रॉपर्टी का नेचर क्या रखना है या प्रॉपर्टी के प्रोविजंस कौन से अप्लाई होंगे वो समझा. और एक केस है, बट पहले ये 5 केस के बाद तुम जिंदा बचे तो 6 केस डिस्कस करेंगे. अब मुझे बताओ ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को क्या समझना है अपने को? तो इस पे एलओपी के प्रोविजंस लगेंगे. तो एलओपी के प्रोविजंस लगेंगे, इसका मतलब अपने को इसमें जीएवी निकालना पड़ेगा. तो अब ये जितने भी केसेस जहां पे मैंने एलओपी 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 लिखा है, उन सब में मैं आपको क्या सिखाऊंगा? हाउ टू कैलकुलेट जीएवी. जीएवी क्या ये प्रॉपर्टीज का. स्टार्ट करते हैं. ध्यान देना, अभी आपको दिया गया है क्या कि एक्सपेक्टेड रेंट of this property is 12 lakhs and actual rent of this property is 1.1 lakh per month. Expected rent is how much? 12 lakhs and actual rent is how much? 1.1 lakh. पहले ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट वो क्या बोल रहा है कि हम इस प्रॉपर्टी पे कौन से प्रोविजंस लगाएंगे. मतलब गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड समझता ही नहीं है. गवर्नमेंट ऐसा समझता है कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 months ओनली. गवर्नमेंट ऐसा समझता है. गवर्नमेंट एक्चुअली में इट इज लेट आउट फॉर 3 months, बट गवर्नमेंट बोलता है नहीं, हम तो गवर्नमेंट ऐसा मानता है, हम नहीं. गवर्नमेंट ऐसा मानता है क्या कि दिस प्रॉपर्टी उनके हिसाब से इट इज लेट आउट. अब मुझे आप ये वाले केस में जीएवी निकाल के दो कि क्या होना चाहिए जीएवी. रेज योर हैंड्स एंड आंसर. हाँ बोलो. 3.3 लाख एक आंसर आ चुका है मुझे. 3.3 लाख जीएवी होना चाहिए. नेक्स्ट बोलो. 12 lakhs दूसरा आंसर आया है. और कोई? यस, कौन है? 13.2. 13.2 lakhs. बस सारे आंसर्स आ गए मेरे हिसाब से. तो 3.3 lakhs कितने लोग? रेज योर हैंड्स. 3.3 lakhs. 12 lakhs कितने लोग? 12 lakhs एंड 13.2. आप किधर हो सर जी? क्या नहीं समझा इसमें? किसमें?
छोड़ो, आपने कल जो सम दिया था वो सॉल्व किया। चलो वापस से एक बार पूछ रहा हूं, कितने लोग 3.3 लाख, 3.3, 12 एंड 13.2। ओके चलो, ये 3.3 लाख वाले मुझे एक्सप्लेन करेंगे कैसे 3.3 लाख। यस बराबर, गवर्नमेंट भले हमसे पूरा रेंट मांगे पर हमने चोरी तो नहीं की, हमने सिर्फ 3 महीने के रेंट भरा है, हमने चोरी नहीं की। बराबर, और ऐड करेंगे वैकेंसी समझ के 9 महीने ऐड करेंगे तो वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आ, वैकेंसी है किधर? मतलब समझो 9 महीना अपन नहीं, वैकेंसी है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, देयर इज अ डिफरेंस, अंडरस्टैंड। वैकेंसी मींस व्हाट? आप प्रॉपर्टी भाड़े पे देना चाहते थे, कोई टेनेंट नहीं मिला है, आप 9 महीने के लिए भाड़े पे देना चाहते थे, आपने खुद ने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, सो यू कैन नॉट कंसिडर दिस 9 मंथ्स एज वैकेंसी। 9 मंथ्स को आप वैकेंसी नहीं कंसिडर कर सकते हो, पहले दिमाग में वो डाल दो, बहुत क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो आप उस पर वैकेंसी कैसे अज्यूम कर सकते हो? तो भी नहीं करेंगे फिर भी अपन ने हाँ। 3 महीने के रेंट के और चोरी तो नहीं की क्योंकि 3 महीने का ही रेंट मिला है अपने को। बराबर, तो एट द एंड तो आप बोल रहे हो चोरी नहीं की है, तो एक्सपेक्टेड रेंट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 3 लाख मिलना चाहिए, बराबर ना? 12 लाख डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 लाख मिलना चाहिए, और हमें तो 3.3 लाख मिला है, तो इसीलिए जीएवी होना चाहिए 3.3 लाख। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी पे प्रोविजंस कौन से लगाने हैं? एलओपी के। आपने क्या किया? आपने 9 मंथ्स एसओपी समझ लिया उसको। अगर वही करना होता तो फिर मैं इतना सब सिखाता क्यों आपको कि इस पे एलओपी के प्रोविजंस लगने चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप खुद 9 मंथ्स के लिए एसओपी के प्रोविजंस लगा रहे हो। आपने लिया कितना एक्सपेक्टेड रेंट, कितने महीने का लिया? 3 महीना। तो आपने 9 महीना क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने एसओपी समझ लिया उसको, जबकि मैं बोल रहा हूं कि उस पे एसओपी के प्रोविजंस लगाने ही नहीं है। इसका मतलब क्या? हमें ये प्रॉपर्टी को ऐसा ही समझना है, गवर्नमेंट ऐसा मानेगा क्या कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 मंथ्स। सो आप समझो, आप अगर 3.3 लाख में उसको कन्वर्ट कर रहे हो 3 महीने के अंदर, तो आप क्या कर रहे हो पता है? आप 9 महीने के लिए ये प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड समझ रहे हो, जबकि हमें ये प्रॉपर्टी को अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड समझना ही नहीं है। सो ये आंसर तो नहीं आएगा। अब दो ही आंसर्स है, 12 लाख एंड 13.2। 13.2 आपने क्या किया? एक्सपेक्टेड रेंट लिया 12 लाख, एक्चुअल रेंट लिया 1.1 इंटू 12 जो है 13.2, जो अपने को मिली ही नहीं है रेंट। 13.2 विच एवर इज हायर, 13.2 आपने बोला। अब थोड़ा सा समझो, जब मैं बोलता हूं ना कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर एंटायर ईयर, इट मींस गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग दिस प्रॉपर्टी एज लेट आउट फॉर एंटायर ईयर, हम नहीं, गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम इस प्रॉपर्टी पे एलओपी प्रोविजंस लगाएंगे, मतलब हम आपसे 12 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे 12 लाख रेंट मिलनी, और अब आप उसको है ना एक्चुअल रेंट के साथ ही कंपेयर करो। एंड व्हाट इज योर एक्चुअल रेंट, अंडरस्टैंड। तो स्टेप नंबर 1, एक्सपेक्टेड रेंट इज, कैन आई से 12 लाख। स्टेप नंबर, actual rent is only 3. When I say this property is considered as let out property, understand, आपको अपनी रेंट को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट रेंट को भी आपको 3 महीने की नहीं लेना है। गवर्नमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? 12 लाख मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बोल रहा है हम ये प्रॉपर्टी को ऐसा ही समझ रहे हैं क्या कि इट इज लेट आउट फॉर 12 मंथ्स एंड यू शुड रिसीव 12 lakhs। अब तुम्हें मिला है 3.3 लाख, तो तुम्हारा जीएवी क्या हो जाएगा? 12 lakhs। और फिर माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी और स्टैंडर्ड डिडक्शन और सब। इस केस में पहले कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछो, कुछ भी डाउट। पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया? गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? 12 लाख मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बोलता है हम ये प्रॉपर्टी को लेट आउट ही समझेंगे, हम समझेंगे कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 मंथ्स, हमें 12 लाख चाहिए तुझसे।
अब तू बोल रहा है 3.3 लाख मिला है, हमारा जीएवी 12 लाख होगा, खत्म। एक क्लियर, पक्का, तुम्हें समझ में आ रहा हो? तो दिस इज लाइक अ पनिशमेंट विच इज गिवन टू असेसी, एक टाइप का पनिशमेंट ही हो गया। आपने प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है 3 महीने के लिए, 3.3 लाख मिल रहा है, जबकि आपको टैक्स लग रहा है 12 लाख। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, भाई तेरे को अगर एसओपी रखना ही है तो रखना 12 महीने एसओपी, हम तुझे एसओपी के प्रोविजंस लगाने देंगे। तू अगर प्रॉपर्टी का नेचर ही फिक्स नहीं करेगा तो हमसे एक्सपेक्ट मत करना कि हम तुझे कोई बेनिफिट दे वहां पे। हम तुझे बेनिफिट तभी देंगे व्हेन प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, अदरवाइज वी विल कंसिडर सच प्रॉपर्टीज एज लेट आउट। तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगा सेकेंड एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है समझो वो है 12 लाख एंड एक्चुअल रेंट जो है वो है 5,000 रुपीज पर डे। अब तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये वाले केस में अपने को प्रोविजंस कौन से लगाने हैं? तो व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट नाउ? गवर्नमेंट बोलता है भाई हमें तो 12 लाख चाहिए, तुम्हें कितना मिला है एक्चुअली में? 5,000 रुपया मिला है पर डे का, पर एक ही दिन भाड़े पे था। व्हाट विल बी योर जीएवी? 12 lakhs। गया भेजे में आपके। आपको चाहिए कि हम अगर प्रॉपर्टी पे एसओपी प्रोविजन लगाए तो रखो उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। हो क्लियर? एग्जाम्पल 3। अब थर्ड एग्जाम्पल में समझो कि एक्सपेक्टेड रेंट इज 12 lakhs, एक्चुअल रेंट इज 1.1 लाख पर मंथ। जीएवी कैलकुलेट करना है। चलो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट कितना? स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट 1.1 लाख इंटू, दैट इज कैन आई से 3. स्टेप नंबर 3 एक्चुअल रेंट प्लस vacancy rent, that is can I say 6.6 lakhs, and step number 4 GAV 12 lakhs। गया भेजे में, पक्का? अब तुम्हें समझा है कि नहीं वो ये केस में समझ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड रेंट इज 12 lakhs, actual rent is a 70,000 per month. 70,000 per month is your actual rent. Now step number 1 क्या होगा आपका expected rent? बोलो। 12 lakhs। हाँ, अब तुम्हें करना पड़ेगा 12 लाख का सिर्फ, क्योंकि अब हमें, तुम समझो जो एक्सपेक्टेड रेंट दिया है दैट इज फॉर एंटायर प्रॉपर्टी, तो हमें तो 30% पे ही एलओपी प्रोविजंस लगाने, 70 पे तो एसओपी लगाने हैं, तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 3.6 लाख। सब लोग अग्री कर रहे हो? स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट, बोलो। कैसे? 70,000 इंटू 4 पहले, इंटू 30%। बेवड़े लोग, आपको मैं बोल रहा हूं एक्चुअल रेंट इज 70, इसका मतलब सामने वाला मुझे 70 पे कर रहा है, तो कहने से दैट इज फॉर 30% एरिया ओनली। थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, जब प्रॉपर्टी 70% इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो एरिया का मुझे रेंट मिल कैसे सकता है? 30% कर रहे हो उसका। इट इज 70,000 इंटू 4, 2.6
8 lakhs. Step number 3, actual rent plus vacancy rent 4 point, and step number 4, GAV 2.8 lakhs. कुछ समझ में आ रहा है? एक्चुअल मतलब क्या तुम्हें समझते हैं? उतना मिला है मुझे, तो उतना जब मिला है तो कहने से फिर मैं उसका 30% कैसे कर सकता है? क्लियर हुआ? पक्का? एग्जाम्पल नंबर 4, समझो कि एक्सपेक्टेड रेंट इन दिस केस is 12 lakhs and actual rent is 90,000 per month. Step number 1, expected rent क्या होगा? 12 lakhs डिवाइड बाय 2 कितना? स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट 90,000 इंटू 6 कितना? एंड जीएवी कितना आ जाएगा? 6 lakhs. यहां तक चीजें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं. इधर तक कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछो, कोई भी केस में. क्लियर है सारे केसेस? एक्सप्लेन करूं और एक केस? इसके ऊपर सम है अभी जो केस करवाने जा रहा हूं. कर रहा हूं स्टार्ट, ध्यान से सुनो. एग्जाम्पल नंबर 6, बहुत मस्त केस है ये. 1 अप्रैल 24 से लेके 30 जून 24, ये जो 3 महीने ना, ये 3 महीने, ये 3 महीने आपके प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था. प्रॉपर्टी का क्या चल रहा था? कंस्ट्रक्शन. 3 महीने के लिए प्रॉपर्टी आपकी बन गई 30th को. सो 1 जुलाई से 31 मार्च 25 तक कहने से ये प्रॉपर्टी रेडी हो गई थी. अब आपने क्या किया था? 50% एरिया को सेल्फ ऑक्यूपाई रखा था और बाकी का जो 50% एरिया है उसमें से 6 मंथ्स सेल्फ ऑक्यूपाइड था एंड बाकी का 3 मंथ्स लेट आउट था. समझ में आ रहा है? 9 महीना ही था ना प्रॉपर्टी आपके पास. प्रॉपर्टी ही आपके पास 9 महीना थी बस. क्यों 9 महीना थी? अरे 3 महीना तो कंस्ट्रक्शन चला, तो आपने 50% को एसओपी रखा और बाकी का 50% 6 महीने के लिए एसओपी था. चलो इसको और थोड़ा केस को चेंज करते तो मजा आएगा. 3 महीना एसओपी, 3 महीना एलओपी एंड 3 महीना वेकेंट. ये बराबर? आपके पास प्रॉपर्टी है ही कितने टाइम? 9 महीने के लिए. अब ये प्रॉपर्टी पे पहले तो प्रोविजंस कौन से लगेंगे? 50% पे एंड 50% पे एलओपी. अब मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड रेंट दे रहा हूं. एक्सपेक्टेड रेंट इज 12 lakh rupees and actual rent is 90,000 per month. सोच के रखो, मैं पूछूंगा आंसर तब देना, पहले मत देना. किया कैलकुलेट? मेरे को इंटरेस्ट सबसे ज्यादा स्टेप 1 में ही है.
स्टेप वन एक्सपेक्टेड रेंट, बोलो 4.5 lakhs। और कोई आंसर? 6 lakhs। और कोई आंसर? 9 lakhs। 9 lakhs, 6 lakhs, 4.5 lakhs। क्या ये एक्सपेक्टेड रेंट ना? ओके। और कोई? चलो ध्यान से सुनो। पहले तो ये प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट इज 12। थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ पहले। 3 महीना आपके पास घर ही नहीं था, कहने से ये एक्सपेक्टेड रेंट जो आपको दिया होगा वो एंटायर ईयर का होगा फॉर एंटायर प्रॉपर्टी। तो इसको पहले तो मल्टीप्लाई बाय 9/12 करो। आपको थोड़ा सा और समझ में आ रहा हो ना? पता है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ब्रोकन प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर ही ये केस में 9 महीने का है, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग इनकम फ्रॉम द मिडल ऑफ द ईयर, कैन आई से प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग द इनकम। ऐसा कुछ याद आ रहा है? सो आपका 9 महीने का ही प्रीवियस ईयर होगा ये, और ये 9 महीने का आपको एक्सपेक्टेड रेंट मिला। बट थोड़ा दिमाग चलाओ, उसमें भी 50% करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें 50% पे एसओपी लगाना है और 50% पे एलओपी। तो कितना आ गया? स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट 90,000 इंटू 3, 2. स्टेप नंबर 3, स्टेप 2 प्लस वेकेंसी रेंट 5.4 lakhs, which is more than your expected rent. So your GAV is 2.7 lakhs. बराबर। जितने भी पॉसिबल केसेस है ना, वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अब केस इससे बाहर से कंफर्म नहीं आने वाला है, बट तुम्हें ये सारे केसेस क्लियर होने चाहिए। आया समझ में? मेन तो सब में जीएवी समझा कैसे निकालना है। अभी से जो भी सम्स आएंगे ना अपने सामने, यही सब होने वाला है। 3 months एलओपी, 3 months एसओपी, 3 months वैकेंसी, यही चलेगा। या 50% एरिया एसओपी, 50% एलओपी। तो यही अभी पूरा क्वेश्चन में सब कुछ आने वाला है। सो ये आपका लास्ट, मतलब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हाउस प्रॉपर्टी में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एलओपी है कि एसओपी है, तो इन्होंने डेफिनेशन किसका दिया हुआ है? एसओपी डिफाइन किया है, इसको छोड़ के बाकी सब एलओपी है। अब 3 प्रॉपर्टीज अगर ये डेफिनेशन में फॉलो हो गई तो हाँ बराबर, तो 3 इसमें फॉलो हो गई, वो तीनों एसओपी, तो अपना कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाएगा? डीएलओपी का कॉन्सेप्ट आएगा। बट उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज ये डेफिनेशन में फॉलो होनी चाहिए। 3 समझो आपने सेल्फ ऑक्यूपाई रखी है थ्रू आउट द ईयर, तो 3 एसओपी हो गई। अब 2 को एसओपी समझो और 1 को डीएलओपी समझो। क्लियर? पक्का समझा? चलो हेडिंग दे दो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। एसओपी का मीनिंग लिखो और 6 एग्जांपल्स लिखो। ये जूम पे कोई तो है जिसका वीडियो ऑफ है, ऑन कर, नहीं तो तू बाहर रहेगा मीटिंग के। Identification of property.
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, चलो ये पहले डेफिनेशन लिख लो एसओपी का, ए बी और सी पॉइंट। प्रैक्टिकली कोई आता नहीं है चेक करने को, ये थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली कोई नहीं देखता है, तो वो यू कैन प्रूव क्या मतलब इट इज सेल्फ। क्वेश्चन में आपको जो मेंशन किया होगा वही समझने का। हो गया ये लिख के? डन? डन?
डन। हो गया ये? हो गया?
क्लियर हुए? सारे केसेस समझे हैं? अभी अपन सम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बुक ओपन मत करना अभी, Q&A का इधर सम मैं रखूंगा, वही सम सॉल्व करने का है। चलो ये सम है, सुनो ये, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सम सॉल्व आप लोग करोगे। पढ़ो क्या लिखा है। प्रेम ओन्स अ हाउस इन मद्रास ड्यूरिंग द ईयर 24-25। 2/3 portion of house was, whereas 1/3 portion was let out for residential purpose at a rent of, मतलब तुम्हें अब समझ गया हो तो ये घर है, ये घर में से 2/3 क्या कर दिया है और 1/3 क्या किया है, लेट आउट। चलो कौन से प्रोविजंस लगेंगे? 2/3 पे, 1/3 पे एलओपी। अब आपका फॉर्मेट क्या होगा? बहुत सिंपल। पहले क्या लिखते हो आप लोग, याद करो। नहीं, फॉर्मेट में नेम लिखते हो, नेम ऑफ असेसी, तो मिस्टर प्रेम। फिर क्या लिखोगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। पर्टिकुलर्स कॉलम बनाओगे एक, और सामने अब 2 कॉलम बना देना, एक 1/3 एलओपी और एक एसओपी। बराबर? ये समझा? इधर आपका क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? जीएवी के पहले, जीएवी का कैलकुलेशन। परफेक्ट। तो उसमें स्टेप नंबर 1 में पहले क्या देखेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू कंपेयर विथ विच एवर इज हायर ऑफ ए और बी। याद आ रहा है ना फॉर्मेट? फिर एक्सपेक्टेड रेंट इज लोअर ऑफ सी एंड डी। स्टेप नंबर 2 माइनस, फिर अगर वैकेंसी है तो स्टेप 3 आएगा, नहीं तो जीएवी डायरेक्ट मिल गया, माइनस, फिर 24A एंड 24B। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये कौन सा प्रोविजन है? इधर कौन से लगाने? 1/3 पे एलओपी। तो एलओपी में तो कहने से ये सब आएगा। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, एसओपी का तो स्टार्ट इधर से होगा रे, एनएवी। बराबर? स्टार्ट एनएवी से होगा, एनएवी नील लेने का उसका। समझा कि नहीं समझा? समझा। फॉर्मेट क्लियर है ये वाला? प्रॉपर्टी का कौन सा प्रोविजन अप्लाई करना है वो क्लियर है? चलो पहले इतना आपको लिखना हो तो ये लिख लो, फिर मैं आपके सामने सम रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 5.14 है, होमवर्क का है। पेज नंबर 5.14, क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट फॉर्म्स आपकी बुक में नहीं होने चाहिए, पूरा लिखने का है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और सब। अभी फॉर्मेट में इतना ही बनाओ, मिस्टर प्रेम कंप्यूटेशन पर्टिकुलर्स 1/3 एंड 2/3, और अभी पीछे देखना नहीं, फॉर्मेट खुद के हिसाब से याद करना है आपको। मैं अभी आपके सामने सम रखूंगा।
हो गया? चलो अब सम आपके सामने, तुम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। स्टार्ट। क्वेश्चन शांति से पहले पढ़ लो, मैंने फर्स्ट 2 ही लाइंस पढ़ी है। आपको क्वेश्चन के अंदर और एक क्वेश्चन भी पूछा है कि व्हाट विल बी योर इनकम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। सो आपको ऑप्शनल टैक्स रेजिम का आंसर पहले निकालना है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आपका ऑप्शनल आ गया तो, क्योंकि ऑप्शनल और डिफॉल्ट में फर्क क्या है? एसओपी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। किस में? डिफॉल्ट में। बराबर? करे डिस्कस? चलो पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन सबको कहने से आप 1/3 कर दोगे, क्योंकि 1/3 पे ही कहने से एलओपी के प्रोविजंस अप्लाई करने। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट भी 1/3 करोगे तो भी चलेगा। तो कितना आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट? 1 लाख आ रहा है। और आपका एक्चुअल रेंट कितना है? तो आपका जीएवी क्या हो जाएगा? बोलो जीएवी क्या हो जाएगा? 1 लाख। चलो पहले इधर तक कुछ डाउट? एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख आएगा। 1/3 एंड 1/3 कर दोगे। एक्चुअल रेंट 8,000 इंटू 12 96,000 आएगा। एंड विचएवर इज हायर 1 लाख आएगा। अब आ रहा है म्युनिसिपल टैक्सेस, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। कहना इसे आपका म्युनिसिपल वैल्यू है 3 लाख, उसका 10% इज 30, बट आपको मिलेगा सिर्फ 1/3, क्योंकि सिर्फ एलओपी का ही आपको म्युनिसिपल टैक्स मिलेगा। कितना? तो 90,000 बचा। एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% 27,000, और इंटरेस्ट कितना है? 1,20,000 है। तो इसमें से 1/3 एलओपी, मतलब 40,000 एलओपी, और बाकी का 80,000 एसओपी। उसमें पूरा मिल जाएगा एसओपी में, क्योंकि चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 80 उधर मिल गया, उधर नेगेटिव 80 आंसर, और इधर पॉजिटिव कितना आ रहा है? सेट ऑफ करोगे तो फाइनल आंसर 50, -57। एंड अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में जाओगे तो 23,000 पॉजिटिव। ये देखो 57,000 नेगेटिव, एंड डिफॉल्ट स्कीम में गए तो 23,000। बराबर? तुम्हें चीजें क्लियर हो रही है? पक्का? चलो अब और एक सम देता हूं, सेम लाइंस पे है। एक पॉइंट इसमें कुछ एडिशनल है, वो तुम आइडेंटिफाई करो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5.4। आ गया आंसर? एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं यहां पे, सुन लेना। इस सब में पीसीपीआई भी चेक करना पड़ेगा आपको, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। आया आंसर? इसमें बाकी सब चीजें तो आपने सही की होगी, क्योंकि 1/3 ही करना है। यहाँ पे भी 1/3 ही है ना लेट आउट।
अब इंटरेस्ट के लिए एक वर्किंग नोट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपका पीसीपी क्या होगा? तो 1/7/17 से स्टार्ट होगा, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ टेकिंग लोन विच एवर इज लेटर, एंड एंड कब होगा? 31 मार्च 2020। कितने मंथ्स हो रहे हैं? 33 मंथ्स। आपका पीसीपीआई क्या होगा? 1 लाख इंटू 33/12, 33। अब आपका पहला साल जब आपने ये इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया होगा वो कौन सा होगा? कैन आई से 2021 होगा, क्योंकि 2021 इज द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो 2021, ओए 21-22, 22-23, 23-24 एंड 24-25, मतलब कैन आई से अपना जो ईयर है वो लास्ट ईयर है। मतलब आपको करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर 24-25 में एक तो करंट ईयर का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, 1 लाख इंटू 12%, 12,000, प्लस इसमें 1/5 ऑफ पीसीपीआई ऐड हो जाएगा 6,000, सो 18,000, जिसमें से 1/3 एलओपी के लिए होगा 6,000 एंड 2/3 एसओपी के लिए होगा 12,400। ये होना चाहिए आपका इंटरेस्ट का वर्किंग नोट। बैठा? दिमाग में बैठा? हाँ, दिखाना कंपलसरी है ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा उसको कितना है। तुम्हारा जो सॉल्यूशन बनेगा उसके नीचे ये वर्किंग नोट आएगा। तुम्हें चीजें पहले क्लियर हुई है? चलो बढ़ते हैं आगे। चलो ये एक सम देखो, पे अटेंशन। अब ये लाइन मेरे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ 50,000 per month up to thereafter tenant vacated the property and then assessee used the property for, मतलब अब केस कैसा हो चुका है पता है? ये प्रॉपर्टी थी 9 months लेट आउट थी और 3 months क्या हो गई? एसओपी। तुम समझो टेनेंट वेकेटेड दी प्रॉपर्टी, पर फिर उसने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया असेसी ने, मतलब ये वेकेंसी कंसिडर नहीं होगा, ये वेकेंसी नहीं है, ये सेल्फ ऑक्यूपाई है। कौन से प्रोविजंस लगेंगे ये प्रॉपर्टी पे? चलो करेंगे सॉल्व फटाफट से, स्टार्ट। चलो स्टेप नंबर 1, एक्सपेक्टेड रेंट 5, 4.2 विच एवर इज कंपेयर विथ 4.8 विच एवर इज लोअर। कैन आई से 4.8 हो जाएगा। एक्चुअल रेंट कितने महीने के लिए लेट आउट था? 9 months, तो 50,000 इंटू माइनस अनरियलाइज रेंट 1 लाख, तो एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है? 3 लाख। वेकेंसी तो नहीं है, तो आपका जीएवी क्या हो जाएगा? 480, एंड लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड फाइनल आंसर 2,69,000। बराबर? तुम्हें ये क्वेश्चन समझा पक्का?
चलो अब यहां पे ध्यान दो, एक छोटा सा सेक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं, सेक्शन नंबर इज 26। क्या है? को ओनर्स करके। क्या है कॉन्सेप्ट बोलो? थोड़ा सा ध्यान से समझो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है को ओनर्स का। कि समझो एक प्रॉपर्टी है एंड वो प्रॉपर्टी दो या दो से ज्यादा लोगों ने साथ में मिलके खरीदी है। मतलब वो प्रॉपर्टी के दो या दो से ज्यादा ओनर्स हैं। सो जब एक प्रॉपर्टी के दो या दो से ओनर्स होंगे, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? को ओनर्स। अब इधर एक छोटा सा बेनिफिट मिलने वाला है आपको, ध्यान से सुनना। अब समझो कि मैंने और ये मिस्टर ए ने, हम दोनों ने मिलके एक प्रॉपर्टी परचेस की। 50% इसने पैसा डाला, 50% मैंने पैसा डाला। दोनों का हमारा जो को ओनरशिप है वो 50-50% है। हम दोनों ने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी हमने भाड़े पे दे दी। तो अगर प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी इज लेट आउट, तो आपको क्या करना है? आपको सम इसी तरह सॉल्व करना है, ऐसे ही अज्यूम करना है क्या कि देयर इज ओनली वन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड फाइनल आंसर निकाल लो। और जो फाइनल आंसर आया ना, उसको डिवाइड कर देना इन द रेशियो ऑफ को ओनरशिप। इट कैन बी, मतलब को ओनरशिप कैन बी 50-50 ऑल्सो, बट इट कैन बी परसेंटेज वाइज, इट कैन डिफर ऑल्सो। He can be 70% owner, I can be 30% owner. There can be 3 owners of the property, 30, 30 and 40. तो वो डिपेंड करता है। बट आपको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। आपको क्या करना है? ऐसे ही समझना है कि देयर इज ओनली वन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। फाइनल आंसर निकालो और फाइनल आंसर को आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो। किस में डिवाइड कर दो? इन द रेशियो ऑफ को ओनरशिप। को ओनरशिप के रेशियो में डिवाइड कर दो। सो अगर प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है एंड इट्स अ को ओन्ड प्रॉपर्टी, तुम्हें ऐसे ही समझना है कि देयर इज ओनली वन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। फाइनल आंसर निकाल के डिवाइड करना है। बट अगर, अब ध्यान से सुनना, अगर प्रॉपर्टी क्या रखी गई है? बोलो सेल्फ ऑक्यूपाइड। प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैंने और इन्होंने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी एंड नाउ सच प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो तुम्हें अब कैलकुलेशन दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? पहली चीज तो एसओपी में एक ही चीज आएगी हमारे बुक्स में, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, बराबर। बट इंपॉर्टेंट अब क्या है, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ एसओपी, कहने से आपको या तो मैक्सिमम 2 लाख मिलता है, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैक्सिमम, ये जो लिमिट है ना 2 लाख की, और ये जो लिमिट है 30,000 की, ध्यान से सुनना, ये लिमिट मुझे अलग से मिलेगी और इसको अलग से मिलेगी। मतलब क्या? अगर मेरे केस में 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मुझे 2 लाख माइनस करने मिलेगा, इसको केस में 2 लाख अलग से मिलेगा इसको। मतलब इट इज नॉट प्रॉपर्टी वाइज, इट इज ओनर वाइज। सो इफ सपोज देयर इज वन प्रॉपर्टी which is jointly owned by 3 of us, every individual or every owner will get benefit of 2 lakh or 30,000 depending on condition is satisfied or not. तो सोचो, कल उठ के फ्यूचर में जाके आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे एंड समझो वो प्रॉपर्टी पे आप ले रहे हो लोन, तो आप है ना, देखो कितना इंटरेस्ट आएगा साल का। समझो आपका साल का इंटरेस्ट आ रहा है 4 लाख रुपया, तो इससे अच्छा क्या है पता है? कि आप और आपके फैमिली में से कोई भी एक पर्सन मिला के प्रॉपर्टी लो। क्यों? क्योंकि आपको भी 2 लाख मिलेगा, उसको भी 2 लाख मिलेगा।
आप ही अगर ले लोगे तो कहने से आपको सिर्फ 2 लाख मिलेगा, बाकी का 2 लाख गया। सो मैं क्या एडवाइस करूंगा, या फ्यूचर में जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने का सोचो भी, घर में जितने भी अर्निंग मेंबर होंगे ना, वो सबको मिला के प्रॉपर्टी ले लेने की। समझो 3 लोग हैं जो कमा रहे घर पे, तो तीनों को मिलके प्रॉपर्टी लेने की और लोन बड़ा ले लेने का, क्योंकि जितना लोन आपका ज्यादा होगा उतना इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। सोचो इंटरेस्ट आपका साल का 6 लाख रुपया है, कहने से तीनों को 2 लाख 2 लाख 2 लाख मिल गया। सो अगर आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान करो तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल क्या, कि प्रॉपर्टी जॉइंटली लेने की। क्लियर हुआ? सो ये एक बेनिफिट है इन केस ऑफ को ओनर्स। को ओनर्स का कॉन्सेप्ट ये देखो यहां पे लिखा है, सेक्शन 26, को ओन्ड प्रॉपर्टी, लेट आउट द इनकम फ्रॉम such property shall be computed as if the property is owned by one owner, and thereafter the income so computed shall be apportioned amongst the each co-owner as per their specific share. And in case of self-occupied property, the annual value of the property of each such co-owner will be nil, and each co-owner shall be entitled to a deduction of 30,000 or 2 lakhs as the case may be on account of interest on borrowed capital. अरे समझा? सो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका? चलो लिख लो सेक्शन 26 को ओनर्स। चलो डन। चलो ये सम सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6, डन। पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। कितना आ रहा है आपका एक्सपेक्टेड? 1,60,000। एक्चुअल रेंट इज 1 लाख, सो योर GAV इज 1 लाख। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने मिलेगा? क्यों? टेनेंट ने पे किया इसीलिए। NAV 1,80,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज 30% ऑफ NAV। इंटरेस्ट ऑन लोन में 25,000 मिलेगा, माइनस करने के 21,000 मिलेगा, ड्यू बेसिस पे मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा,
नया लोन लिया टू रीपे ओल्ड लोन मिलेगा। सो आपको 25 प्लस 5 टोटल फाइनल आंसर 96,000 डिवाइड बाय 2 48,000 बराबर। समझा आप लोगों को कि नहीं समझा? सब लोगों को क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन जो मुझे और डिस्कस करना है, ये क्लास टेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व आपको घर पे करना है, डिस्कस सिर्फ अभी कर रहे हैं अपन। तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, तुम्हारे हिसाब से आंसर सोच लेने हैं क्या है, लिखना अभी कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें याद आ जाएगा। अपन ने ऐसा पहले भी किया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध पर्टेनिंग टू द ईयर 31st March 2025, compute total income for AY 25-26 if he is R&OR, RB, NOR और नॉन रेसिडेंट। 5 इनकम दिया, आपको फॉर्मेट याद हो तो इट वॉज पर्टिकुलर्स, सामने 3 कॉलम्स थी। मुझे पता है कि आंसर्स आप लोगों के राइट आ जाएंगे। मुझे एक ही पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करना है। पहले आप लोग सोच लो कौन सी इनकम किसको टैक्सेबल होनी चाहिए। 5 इनकम दी है, सोच के रखो, फिर मैं पूछूंगा आपसे। सोच लो सिर्फ कौन सी इनकम किसको टैक्सेबल होगी, R&OR को कौन सी, RB NOR को कौन सी, NR को कौन सी, सोचो। सोचा? चलो, फर्स्ट इनकम किसको टैक्सेबल होगी? सो इट इज टैक्सेबल, टैक्सेबल। सब लोग अग्री कर रहे हो? वाई इट इज टैक्सेबल, टैक्सेबल? शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, asset is only located in India. Dividend from Japanese company received in Japan, बराबर। थर्ड, rent from property in London deposited in London and then it was remitted to India. टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल? अरे ये अक्रू भी करंट ईयर में हुआ है, रिसीव भी करंट ईयर में हुआ है एंड रेमिट भी। तो रेमिट को मत देखो, अक्रूड एंड रिसीव्ड तो हुआ है ना। चलो, डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड इंडियन कंपनी, एग्रीकल्चर इनकम, बराबर। ये तो अपने को पता ही था। अब मुझे क्या पढ़ाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए यहां पे है ये वर्ड, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या लिखा है, पढ़ो। नाउ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये जो मीनिंग है ना, ये दिया है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। यहां पे ये नहीं लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम का मतलब क्या होता है, फाइनल इनकम, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद। ये क्या लिखा है, रेंट। मतलब आपको क्या दिया है पता है, एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट में से कहने से अगर एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिया है तो दिस इज माय जीएवी, माइनस क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्स जो दिया नहीं है, मतलब यही मेरा एनएवी। और क्या माइनस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। ये 30% हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस।
और 50 to 500 बचेगा, दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ समझ रहा है? आपको है ना वर्ड इनकम दिया हो ना, इनकम, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। रेंट वर्ड जो दिया है ना, वो फाइनल आंसर नहीं है। और इसीलिए इसमें से अपने को सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। और इसीलिए सोल्यूशन देखोगे आप लोग, ये देखो, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। ये देखो यहां पे 50 to 500, क्यों 50 to 500? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद। तो आपको क्वेश्चन में बहुत केयरफुली रीड करना पड़ेगा क्या, कि क्या आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दी है कि रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दी है। ऐसा ही अगर सम अपन ने यहां पे भी देखा होगा एग्रीकल्चर, इसमें स्कोप ऑफ इनकम में, ये देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बैठ रहा है दिमाग में, इट इज इनकम एंड नॉट रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? पक्का? तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है। अब चलो, अब एक सम जो आपको होमवर्क में देना है, क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज पढ़ो। मिस्टर रॉय ओन्स अ हाउस इन कोलकाता ड्यूरिंग द ईयर 24-25. 3/4 portion of the house was self-occupied and let out. The tenant vacated the property on 20th March. 20th February. The property was vacant during March 25. Rent for Jan 25 and Feb 25 could not be realized. In spite of owner's efforts, all the conditions prescribed under Rule 4 are satisfied. अब यहां से तुम्हें क्या पता चलता है कि there is one property, 3/4 सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड 1/4 लेट आउट है। कौन से प्रोविजंस अप्लाई करोगे? हाँ, 3/4 पे, 1/4 पे एलओपी के, ये बराबर। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 5.11 लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 5.11। होमवर्क में से क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में, होमवर्क सेक्शन में से क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में, क्लास टेस्ट में से क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में, क्लास टेस्ट में से क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में कितने क्वेश्चंस है होमवर्क में? 3। क्लास टेस्ट का एक, होमवर्क सेक्शन का एक, और क्लास वर्क का। अच्छा, क्लास टेस्ट का ये आपको लिखना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस हो चुका है, ये लिखना है। सो अपना क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 11, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्लास टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बराबर। ये आपके एंड पे होना चाहिए। कल भी मेरा ही लेक्चर होगा। कल अपन हाउस प्रॉपर्टी खत्म करेंगे और टाइम मिला तो सैलरी स्टार्ट कर देंगे। सो कल का लेक्चर मिस मत करना। और भी कुछ क्वेश्चंस है डिस्कस करने के, वो करके फिर अपन स्टार्ट करेंगे विद सैलरी। क्लियर है? चलो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।